प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी क्लास बाय मौर्य सर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सब नामवर सिंह द्वारा रचित पाठ प्रकृत और समाज से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को तथा आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, जो आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। तो आइए सबसे पहले हम सब बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इस पाठ से पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है 1959 ईस्वी 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? तो 1959 और 60 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? तो वो जो है कौन सा विश्वविद्यालय था? तो वो भी उस विश्वविद्यालय का नाम है सागर विश्वविद्यालय। तो सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का एक बहुत फेमस विश्वविद्यालय है। वहां पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सन 1959-60 में नियुक्त हुए थे। मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। तो मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। तो ये जो है किस पाठ से है? तो किस पाठ से ये लिए आया है? किस पाठ में ये आया है? तो ये प्रगीत और समाज नामक पाठ में आया हुआ है। 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ। तो किस प्रकार से हुआ था? रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है? तो आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक जो हैं नामवर सिंह जी हैं। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के जो है आदर्श क्या है? तो वो है प्रबंध काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या है? तो वो है प्रबंध काव्य। कला कला के लिए है, आर्ट फॉर आर्ट से किसने कहा है? तो ये कहा है एसी ब्रेडले जी ने कहा है कि कला कला के लिए है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है कि चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है? तो ये है प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ की ये पंक्ति है। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकांकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? ये थियोडोर एडोनो का कथन है। किसका कथन है? थियोडोर एडोनो का ये कथन है। इसका मतलब है कि कविता जिस परिस्थिति में लिखी गई है, जब तक कोई व्यक्ति उस परिस्थिति में नहीं जाता है तब तक वो कविता उसकी समझ में नहीं आता है, उसका भाव उसके समझ में नहीं आता है। जैसे कोई एकांकीपन में लिखा गया है, तो जब तक कोई व्यक्ति एकांकीपन को महसूस नहीं करता है तब तक उस कविता की जो भावना होती है वो आवाज उसमें नहीं आती है, उसका भाव वो नहीं महसूस कर पाता है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो वो है आलोचनात्मक निबंध। क्या है? आलोचनात्मक निबंध है। इसमें विभिन्न लेखकों के रचनाओं की आलोचनात्मक व्याख्या किया गया है और आधार बनाया गया है प्रगीत को। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को हुआ था। बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, ये किस कविता की पंक्ति है? तो ये किसकी कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? तो ये है तय तो यही था। किस कविता की पंक्ति है? तय तो यही था। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी? तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी नामवर सिंह जी ने लिखी थी। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी? तो दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक भी नामवर सिंह जी द्वारा ही लिखा गया है। वाद विवाद संवाद वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी? तो इसको भी नामवर सिंह जी ने ही लिखा है और इसी पुस्तक में इन्होंने प्रगीत और समाज नामक ये निबंध लिखा है। ये आलोचनात्मक निबंध इसी पुस्तक से ये लिया गया है। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी? तो कविता के नए प्रतिमान नामक पुस्तक ये भी नामवर सिंह जी द्वारा ही लिखा गया है और ये पूछा भी गया है कि कविता के नए प्रतिमान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कविता के नए प्रतिमान नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो नामवर सिंह जी द्वारा लिखा गया। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अर्थात जीयनपुर गांव का नाम है, वाराणसी जिले का नाम है और उत्तर प्रदेश जो है प्रदेश का नाम है। नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताइए। तो नामवर सिंह के माता पिता का क्या नाम था? तो वो नाम था बागेश्वरी देवी, इनकी माताजी का नाम था, और पिताजी का नाम था नागर सिंह। इनके पिताजी का क्या नाम था? नागर सिंह, और माताजी का नाम था बागेश्वरी देवी। लिरिक का पर्याय है। तो लिरिक किसका पर्याय है? तो लिरिक पर्याय है प्रगीत का पर्याय है। प्रगीत का पर्याय ही लिरिक है। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो प्रगीत और समाज नामक शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो वो है नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान पर डॉक्टर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो इनकी जो रचना है
कविता के नए प्रतिमान, इस पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और किस सन में ये पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था सन 1971 में। इनको कविता के नए प्रतिमान पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा भारतीय पुरस्कार। नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? तो नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? उसका नाम है बकलम खुद। क्या नाम है? बकलम खुद। नई कहानी नामक रचना किसकी है? तो नई कहानी नामक रचना किसकी है? तो ये है नामवर सिंह की ये रचना है, नई कहानी। तो नई कहानी भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। और नामवर सिंह जी द्वारा रचित जो है ललित निबंध भी पूछा गया है कि इनके द्वारा रचित ललित निबंध कौन कौन सा है। और कविता के नए प्रतिमान भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके गुरु थे। तो नामवर सिंह जी के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ये भी प्रश्न पूछा गया है। प्रगीत और समाज किस पुस्तक में संकलित है? तो प्रगीत और समाज नामक आलोचनात्मक निबंध है, वो किस पुस्तक से लिया गया है? तो वो लिया गया है वाद विवाद संवाद पुस्तक से लिया गया है। किससे लिया गया है? वाद विवाद संवाद पुस्तक से लिया गया है। जो वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? तो किस विश्वविद्यालय में जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर और प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे? तो कौन सा विश्वविद्यालय था वो? जोधपुर विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय का नाम था जिसमें नामवर सिंह जो है एज ए प्रोफेसर नियुक्त हुए थे और हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। तो वो किस विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए थे? तो वो विश्वविद्यालय का नाम है जोधपुर। प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है? तो प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? तो किस विधा में लिखा गया है? तो ये निबंध है, लेकिन निबंध का एक विशेष प्रकार है आलोचनात्मक निबंध है। तो निबंध सही है, लेकिन ये सबसे सटीक जो है आलोचनात्मक निबंध है। तो ये आलोचनात्मक निबंध है। नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो नामवर सिंह किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो ये आलोचना नामक त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं, जो 3 मास में एक बार निकलती थी। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो ये निराला जी की कविता है। सूर्यकांत निराला जी की ये कविता का नाम है राम की शक्ति पूजा। सूर तुलसी के पदों में क्या पाया जाता है? तो सूर और तुलसी के पदों में क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आत्मनिष्ठा और गेयता। क्या पाया जाता है? आत्मनिष्ठता और गेयता। ये 2 चीजें इनमें पाई जाती है। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? तो मैं तुम लोगों से दूर हूँ ये किसकी जो है कविता है? तो यह है मुक्तिबोध जी की कविता है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की ये रचना है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, इस नाम से इन्होंने कविता लिखा था। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो प्रलय की छाया के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। प्रलय के छाया के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी है। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है? तो जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है? नामवर सिंह जी हैं। जनयुग नामक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस कृति पर प्राप्त हुआ था? कविता के नए प्रतिमान पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1971 में मिला था। कब मिला था ये? 1971 में मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ये तो रहे आपके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न। जो इस पाठ से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते थे वो सारे प्रश्न हैं। अब देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न और जो है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न और जो है व्याख्या से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है लघुत्तरीय, नामवर सिंह कैसी कविताओं को श्रेष्ठ मानते थे? तो नामवर सिंह कैसी कविताओं को श्रेष्ठ मानते थे? नामवर सिंह वैसी कविताओं को श्रेष्ठ मानते थे जिसमें व्यक्ति का एकांकीपन झलके अथवा समाज के प्रति व्यक्ति आत्मपरक हो। तो किन कविताओं को ये जो है श्रेष्ठ मानते थे? ऐसी कविताओं को श्रेष्ठ मानते थे जिसमें व्यक्ति का एकाकीपन झलके। एक तो एकाकीपन झलकना चाहिए, दूसरी चीज समाज के प्रति व्यक्ति की आत्मपरकता हो, अर्थात समाज के प्रति व्यक्ति में आत्मपरकता हो। लेखक का कहना है कि व्यक्ति अकेला है वह ठीक है, लेकिन उसका आत्मसंघर्ष अकेला नहीं है, उसका आत्मसंघर्ष समाज में प्रतिफलित होता है। तो लेखक कहता है कि व्यक्ति अकेला है ठीक है, लेकिन जो उसका आत्मसंघर्ष होता है वो जो है समाज के सापेक्ष ही होता है। समाज से अलग करके उसे उसके आत्मसंघर्ष को नहीं देखा जा सकता है, ऐसा लेखक का मानना है। कला कला के लिए है सिद्धांत क्या है? कला कला के लिए ये सिद्धांत क्या है? यूरोप में व्यक्तिवाद का प्रचलन बढ़ने पर साहित्य में सामाजिकता का तिरस्कार होता चला गया। तो लेखक बताते हैं, नामवर सिंह कहते हैं कि यूरोप में व्यक्तिवाद का तेजी से प्रचलन हुआ, जिसके कारण जो कविताएं होती थी उनमें सामाजिकता का ह्रास हो गया, अर्थात उसका तिरस्कार होने लगा। व्यक्ति प्रधान मुक्तकों की अपनी दृष्टि है। तो लेखक कहता है व्यक्ति प्रधान मुक्तकों की अपनी दृष्टि है, उसमें या तो समाज नहीं था या समाज के प्रति विद्रोह था। तो लेखक कहता है कि जो यूरोप में जो कविताएं लिखी जाती थी वो व्यक्तिवाद से प्रभावित होती थी, या तो उनमें समाज होता ही नहीं था, यदि समाज होता भी था तो उसमें समाज के प्रति विद्रोह का जिक्र उसमें होता था।
ऐसी ही कविताओं को एसी ब्रेडले जैसे आलोचकों ने आर्ट फॉर आर्ट से कहा है। तो ऐसी कविताओं को एसी ब्रेडले ने क्या कहा है, जिसमें व्यक्तिवाद होता था और सामाजिकता जिसमें नहीं होती थी, ऐसी कविताओं को जो है एसी ब्रेडले जी ने क्या कहा है, आर्ट फॉर आर्ट से कहा है, अर्थात कला कला के लिए है, ये शब्द कहा है। इसी का अनुवाद कला कला के लिए है। तो ये एसी ब्रेडले का कथन है। प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? तो प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित है? तो प्रगीत क्या है, आप इसको किस रूप में परिभाषित करेंगे? तो आइए इसको जानते हैं। ऐसी कविताएं जो वैयक्तिकता और आत्मपरकता से पूर्ण होती हैं। अर्थात प्रगीत क्या है, ऐसी कविताएं जिसमें व्यक्ति अपनी वैयक्तिक चीजों को लिखता है, उसके अंदर के जो भाव, अंदर से जो चीजें उसे दिखाई देती हैं, महसूस होती हैं, जब उन चीजों के बारे में व्यक्ति लिखता है, समाज से उसका कोई लेना देना नहीं रखता है, तो फिर वो कविताएं जो है प्रगीत धर्मी कविताएं कहलाती हैं। और जब व्यक्ति समाज के सापेक्ष लिखता है, समाज के लिए लिखता है, तो ऐसी कविताओं को प्रगीत धर्मी कविताएं नहीं कहा जाता। नामवर सिंह जी कहते हैं, ऐसी कविताएं जो वैयक्तिकता और आत्मपरकता से पूर्ण होती हैं तथा बहुत हद तक गेय होती है। और दूसरी विशेषता क्या है कि ये गेय भी होती हैं, अर्थात गाने योग्य होती हैं। उन्हें लिरिक कहते हैं। हिंदी में इसी लिरिक शब्द के लिए गीत या प्रगीत शब्द का प्रचलन है। तो लेखक कहता है कि जो गाने योग्य रचनाएं होती हैं, आत्मपरक होती हैं और वैयक्तिक होती हैं, ऐसी रचनाओं को लिरिक या जो है प्रगीत कहा जाता है। प्रगीत धर्मी कविताएं सामान्यतः नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र मानी जाती हैं। तो लेखक कहता है कि जो प्रगीत धर्मी कविताएं होती हैं वो नितांत वैयक्तिक होती हैं, अर्थात इन कविताओं में जो है अपने आप से जो महसूस किया जाता है उसी के बारे में लिखा जाता है, जिस तरह से सूर और तुलसी ने लिखा है। महादेवी वर्मा की यह परिभाषा बहुत लोकप्रिय है कि व्यक्तिगत सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष को गिने चुने शब्दों में स्वर साधना को उपयुक्त अभिव्यक्ति देना ही गीत। तो सबसे अच्छी परिभाषा जो प्रगीत की है वो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें वो कहती हैं व्यक्तिगत सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था, मतलब जो अपने द्वारा अनुभव की जाती है, अपने द्वारा सुख की अनुभूति की जाती है, दुख की अनुभूति की जाती है, उसके जो भाव हमारे अंदर उठते हैं, जब हम उन भावों को शब्दों की स्वर साधना में अर्थात शब्दों के माध्यम से जब हम अभिव्यक्ति करते हैं, तो उसी को प्रगीत या गीत कहा गया है। तो ऐसी जो है उनकी परिभाषा है। तो वही चीज जो है नामवर सिंह जी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। तो मिथ कथन क्या है? मिथ कथन ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब हम थोड़े शब्दों में अधिक बातें जब हम कह देते हैं तो उसको मिथ कथन कहा जाता है। अति कथन क्या है कि ढेर सारा हम सब बातें करते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ होता है, उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो सार होता है वो बहुत थोड़ा होता है। तो इसी चीज को लेखक कहता है कि मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। अर्थात जब हम किसी बात को थोड़े में एकदम समेट करके किसी से कहते हैं तो वो ज्यादा प्रभावशाली होती है, लेकिन उसी बात को जब घुमा फिरा के कहते हैं तो वो जो है कम प्रभावशाली होती है, ऐसा लेखक का मानना है। और क्या कहते हैं, केदारनाथ सिंह की उद्धृत कविता से इस कथन की पुष्टि कीजिए। मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, इसकी पुष्टि जो है किसके माध्यम से करना है? केदारनाथ सिंह की उद्धृत कविता के माध्यम से कहना है, मतलब उसकी पुष्टि इनके माध्यम से करना है। तो मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, इसकी पुष्टि केदारनाथ सिंह की उद्धृत कविता से इस कथन की पुष्टि करें। तो ऐसा जो है केदारनाथ सिंह की कविता के माध्यम से इसकी पुष्टि करना है कि मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। तो क्या कहते हैं अपनी कविता में? इस उक्ति का सीधा अर्थ है कि कविता में अर्थ की व्यंजना शक्ति प्रधान होती है। तो लेखक कहता है कि इसका सीधा संबंध है कि कविता में अर्थ की व्यंजना शक्ति प्रधान होती है, मतलब जो उसका अर्थ होता है वही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कम शब्दों के सहारे अधिक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। तो लेखक कहता है कि मिथ कथन में क्या होता है कि कम शब्द होते हैं लेकिन उसका अर्थ अधिक निकलता है। अर्थात हम कम शब्दों में कोई बात कहते हैं लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो अधिक निकलता है। लेकिन जब हम अधिक शब्दों में कोई बात कहते हैं और उसका अर्थ जो है कम निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अतिकथन कहते हैं। मतलब शब्द ज्यादा बोलते हैं लेकिन उसका मतलब बहुत कम होता है। तो उसी चीज को लेकर मिथ कथन और अतिकथन के रूप में कहता है। आगे क्या कहते हैं, पुस्तक में केदारनाथ सिंह की कविता में कवि की ये आकांक्षा व्यक्त हुई है कि किसी प्रियतमा के सुंदर और गर्म हाथ को हाथ में लेने पर सुखद अनुभूति होती है। तो लेखक कहता है कि इस लाइन को जो है केदारनाथ सिंह की लाइन है उसमें ये बात कहता है, यदि संसार में कलह कोलाहल और स्वार्थों की आपाथापी के बदले प्रेम की उष्मा होती तो संसार बहुत खूबसूरत और सुखदायक होता। तो लेखक इस लाइन के माध्यम से कहना चाहता है कि संसार में यदि कलह और कोलाहल और स्वार्थों की आपाधापी है तो फिर अगर इसमें इस तरह की प्रेम की उष्मा होती, अर्थात सारे लोग आपस में प्रेम करते, तो ये संसार कैसा होता? बहुत खूबसूरत होता और सुखदायक होता, सभी के लिए ये सुखदायक होता, ऐसा लेखक कहता है। तो इसमें केदारनाथ सिंह की इस लाइन में इस बात को मतलब मिथ कथन को कहने का प्रयास किया गया है, इसमें अतिकथन की बात नहीं है। अब एक और व्याख्या है,
कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकांकीपन मानवता की आवाज सुन सकता है। एकांकीपन मानवता की आवाज सुन सकता है। तो ये जो है थियोडर एडोर्नो की लाइन है और इसमें उन्होंने कहा है। आइए देखते हैं इसको लिखना कैसे है। तो ये व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है, 2022 में पूछा गया है, फिर पूछे जाने की संभावना है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन मानवता की आवाज सुन सकता है। प्रस्तुत पंक्ति प्रमुख आलोचक नामवर सिंह के निबंध प्रगीत और समाज से ली गई है। तो ये लाइन किससे ली गई है? तो ये लाइन ली गई है नामवर सिंह द्वारा रचित निबंध जो है आलोचनात्मक निबंध है प्रगीत और समाज, उससे लिया गया है। तो इसको इसी तरह से लिखना है। दिए गए कथन का आशय है कि आलोचकों की दृष्टि में कविता सिर्फ वही समझ सकता है जिसने एकांत के क्षणों में उसे रचा है। तो लेखक कहता है कि नामवर सिंह के शब्दों में उनका कहना है कि किसी कविता का आशय वही समझ सकता है जिसने एकांत के क्षणों में उसे लिखा है। किंतु नामवर सिंह ने थियोडर एडोर्नो के इस वाक्य से यह बताने की चेष्टा की है कि व्यक्ति अकेला है, ठीक है, परंतु उसका आत्मसंघर्ष अकेला नहीं। तो थियोडर एडोर्नो की लाइन से, इस कथन के माध्यम से इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन उसका जो आत्मसंघर्ष होता है वो आत्मसंघर्ष अकेला नहीं होता। बहुत सारे लोग आत्मसंघर्ष करते हैं और ये आत्मसंघर्ष जो है ये वैयक्तिक नहीं है, बल्कि ये समाज के सापेक्ष है। समाज से ये उत्पन्न होता है, अर्थात व्यक्ति अपने से आत्मसंघर्ष नहीं करता है बल्कि समाज से आत्मसंघर्ष करता है। उसका आत्मसंघर्ष समाज में प्रतिफलित होता है और जो भी वो आत्मसंघर्ष करता है या अपने आप से भी करता है तो वो जो है समाज में प्रतिफलित होता है। कभी अपने अकेलेपन में भी समाज के विषय में सोचता है। तो लेखक कहता है कि यदि कोई एकांकी जीवन व्यतीत करता है तब भी वो अपने बारे में सोचता ही है, लेकिन वो समाज के बारे में भी सोचता है, अर्थात समाज के विषय में भी वो सोचता रहता है। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह रचित प्रगीत और समाज निबंध की विवेचना करें। तो नामवर सिंह जी द्वारा रचित प्रगीत और समाज के नामक निबंध की विवेचना करना, अर्थात इसका एक तरह से इसके गुण दोष के बारे में बताना है, अर्थात इसका सारांश प्रस्तुत करना। प्रस्तुत निबंध नामवर सिंह के आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया। किससे लिया गया? वाद विवाद संवाद से। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये निबंध किससे लिया गया। इस निबंध में हजार वर्षों में फैली हिंदी काव्य परंपरा पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए प्रगीत नामक काव्य रूप पर निरंतरता को हिंदी समाज की जातीय प्रकृति और भाव प्रवाह की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। तो लेखक ने इसको जो है जब से हिंदी की शुरुआत हुई हजार वर्ष से लेकर के अब तक के आधुनिक हिंदी की जो प्रगीत धर्मी परंपरा है उसके बारे में इन्होंने उसकी आलोचनात्मक व्याख्या किया है। कोई भी काव्य रूप ऐतिहासिकता, सामाजिक जरूरतों की उपज और संपूरक हुआ करता है। तो लेखक कहता है कि कोई भी ऐतिहासिक काव्य है, जो भी काव्य है वो सामाजिक भी हो सकता है और इतिहास मतलब समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो होता है। हिंदी में प्रगीत की सामाजिक और ऐतिहासिकता क्या है? हिंदी में प्रगीत की सामाजिक और ऐतिहासिकता क्या, अर्थात ये जो प्रगीत है उसमें जो है क्या सामाजिकता है और उसमें क्या ऐतिहासिकता। मतलब जो प्रगीतवादी रचनाएं हैं वो समान रूप से वैयक्तिक होती हैं, आत्मपरक होती हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ जो है सामाजिक चीजें, ऐतिहासिक चीजें होती हैं जो इतिहास को बताती हैं और उस समय के समाज के बारे में भी बताती हैं। जैसे हम सब कबीर दास जी की रचनाओं को देखते हैं, तुलसीदास जी की रचनाओं को देखते हैं, सूरदास जी की रचनाओं को देखते हैं, या स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई मैथिली शरण गुप्त और जो है अन्य क्रांतिकारी लेखकों के बारे में देखते हैं। और कैसी रही हमारी साहित्यिक परंपरा में उसकी अहमियत क्या है। तो लेखक ने जो प्रगीत नामक जो रचना की है इसमें सामाजिकता, ऐतिहासिकता और ये साहित्य परंपरा में इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या सार्थकता है, इसके बारे में भी बताने का प्रयास किया है इस निबंध के माध्यम से। इन बातों की पड़ताल यह निबंध अत्यंत संयत और प्रसन्न विवेचन शैली तथा भाषा में करता है। तो नामवर सिंह जी द्वारा रचित निबंध प्रगीत और समाज की आलोचनात्मक विवेचना, समालोचनात्मक विवेचना करते हैं, तो उसको इसी रूप में लिखना चाहिए कि इन बातों की पड़ताल यह निबंध अत्यंत संयत, मतलब शुरुआत से लेकर के भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक जो रचनाएं की गई हैं, जो काव्य लिखा गया है उसकी इन्होंने पड़ताल किया है और उसकी पड़ताल में समालोचनात्मक पड़ताल इन्होंने किया है। उसको इन्होंने कैसे लिखा है? बहुत ही अत्यंत संयत और प्रसन्न विवेचन शैली में तथा भाषा में ये करते हैं। कौन करते हैं? नामवर सिंह जी। आलोचना महज गुण दोष विवेचन से आगे बढ़कर कुछ और भी है। तो जैसे इन्होंने प्रगीत धार्मिक कविताओं को देखा है और ये इन्होंने देखा है कि किस तरह से व्यक्ति की जो लेखक थे उनकी वैयक्तिकता में भी सामाजिकता झलकती, अर्थात वो अपनी जो वैयक्तिक चीजों को जो महसूस किया उसको लिखा है, लेकिन उसका जो संदर्भ है वो उसका संदर्भ सामाजिक है, अर्थात उसका कुछ ना कुछ भाग समाज को मिलता है, अर्थात समाज उससे लाभ उठाता है या समाज की कुरीतियों उससे दूर होती है या समाज उसके अनुभवों से लाभ उठाता रहता है। तो इन चीजों को उन्होंने लिखा है किस तरह से वो समाज के सापेक्ष ही रहती है।
इतिहास और परंपरा की पहचान करती हुई सामाजिक समस्याओं और तथ्यों को ऐतिहासिक अंतर संगति में गहराई से पहचानना भी सिखाती है। तो लेखक कहता है कि इतिहास और परंपरा की पहचान करती हुई मतलब इतिहास और परंपरा मतलब उस समय तत्कालीन समाज में का इतिहास कैसा रहा, उस समय परंपराएं कैसी रही और उस समय समस्याएं क्या थी, वो सारी चीजें कि इनमें जो है शामिल है। भले ही वो आत्मपरक है, वैयक्तिक है, गेय है, कुछ भी होती है, लेकिन फिर भी उनमें ये सारी चीजें अर्थात सामाजिकता उनमें मिलती है। वह वर्तमान की अधिक गहराई के साथ जानने समझने की अंतर्दृष्टि है। तो वर्तमान में हम उन कविताओं के माध्यम से तत्कालीन समाज के बारे में गहराई से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उन पर एक अंतर्दृष्टि डाल सकते हैं, ऐसा लेखक कहता है। यह सब इस निबंध में सीखा जा सकता है। तो ये सब सारी चीजें इस निबंध से सीखा जा सकता है। वस्तुतः प्रस्तुत निबंध में प्रगीत और समाज के अंतर संबंध को उजागर किया गया है। अर्थात ये जो प्रस्तुत निबंध है, इसके माध्यम से प्रगीत और समाज के अंतर संबंध को उजागर किया गया। अर्थात जो प्रगीत धर्मी रचनाएं हैं, उनमें किस प्रकार से समाज के संदर्भ में बातें लिखी गई, इस बात को इसमें लिखा गया है। इसकी चर्चा नामवर सिंह जी ने किया है। तो आशा करते हैं कि आप सबने इस पाठ में जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जो भी प्रश्न और इस पाठ से आ सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आप सब इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और तुरंत सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी की जय, जय भारत।